स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। चलिए हम महिला पर्यवेक्षक में एक आपका पॉइंट है टीकाकरण, है ना? तो टीकाकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टीका को इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीन, ठीक है ना? टीका को इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीन। चलिए वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि स्वास्थ्य तन से स्वस्थ मन तक के सफर में विकसित देशों में जहां प्रति हजार नवजात शिशुओं में से 10 से 20 बच्चे अपनी आंखें खोलने के 1 माह के भीतर मौत को ग्रास बनते हैं, वहां अधिकांश विकासशील देशों में प्रति हजार में से लगभग 100 से 200 शिशु जन्म के पहले वर्ष ही काल के गाल में समा जाते हैं। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में कुल मौतों में से 47% तो 0 से 4 वर्ष के आयु वर्ग वाले ही होते हैं, और इस 47% में भी 1/3 जो जीवन के प्रथम वर्ष में ही काल को कवलित हो जाते हैं ना। आगे देख लेते हैं कि भारत में हर 3 में से 2 गर्भवती माताएं रक्तहीनता और कुपोषण की शिकार होती हैं। कम वजन वाले शिशुओं को औसत स्वास्थ्य वाले शिशुओं की अपेक्षा संक्रामक रोग होने का 4 गुना या 6 गुना अधिक खतरा रहता है। जन्म के पहले 2 या 3 वर्ष में बार बार बीमार पड़ने वाले बच्चों को कई ऐसी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं जो दिखती तो नहीं हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। आगे देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए संयुक्त रूप से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, तो यहाँ पे था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, है ना, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य द्वारा अप्रैल 2004 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 35 महीने के बच्चों में रक्त अल्पता यानी होता है ब्लड की कमी की अधिकता पाई गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुजरात में जहां 84% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं बिहार में 81.3%। इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ना, यही परीक्षा में निकल के आते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला कि 6 से 35 महीने के बच्चों में रक्त अल्पता की अधिकता पाई गई है, मतलब ब्लड की कमी पाई गई है। ये कब की बात है? 2004 के एक सर्वेक्षण में, है ना। और वहीं बिहार में 81.3%, उड़ीसा में 80% मतलब 80%, और पंजाब में 82%। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में जहां 75, 76 और 76.5% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति तो और भी भयावह है। देख लेते हैं। जैसे अकेले सिक्किम सरीखे छोटे से राज्य में 99% बच्चों के शरीर में खून की मात्रा ना के बराबर है। कहाँ की बात है दोस्तों? सिक्किम की बात है, ठीक ना। और नागालैंड में ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 73% है, जबकि त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में इस कतार में ऐसे बच्चों की संख्या 74% है। बच्चों में 70% से अधिक रक्त अल्पता का सामना करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा शामिल है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और देश के मानचित्र पर जन्नत मनाने वाले जम्मू कश्मीर आदि कुछ ऐसे राज्य हैं, है ना, जहां 15 से 49 वर्ष के आयु के महिलाओं में 60 से 70% रक्त अल्पता पाई गई है, मतलब ब्लड की कमी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जिन बच्चों को शैशवावस्था में माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। माँ के दूध में कुछ ऐसे प्रतिरोधक तत्व होते हैं जो उसे बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा बच्चों में आधे से अधिक बीमारियां दूषित पेयजल की वजह से होती हैं। उल्टी, दस्त, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड आदि दूषित पानी की वजह से होते हैं। संक्रामक रोगों की भी सूची लंबी है, लेकिन इनमें निम्न रोग प्रमुख है जिनमें बच्चों का बचाव करना नितांत आवश्यक है। जैसे खसरा, कालरा, टाइफाइड, कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, टिटनेस, टीबी, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, ग्रेस्ट्रोएंटराइटिस, पेचिस, चिकन पॉक्स, वर्म, रेबीज इत्यादि, है ना।
इसी प्रकार पीलिया, कुकुर खांसी, मलेरिया आदि भी संक्रामक रोग हैं। भारत में जिन 6 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं वे हैं टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो और खसरा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है आगे। आगे है टीके के औचित्य यानी वैल्यू ऑफ वैक्सीन। तो देख लेते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिनसे बचाव के लिए शैशव काल में ही टीके लगाए जाते हैं। ऐसे टीकों को प्राथमिक टीके यानी प्राइमरी वैक्सीनेशन कहते हैं। ये या तो सुई या अन्य विधि द्वारा रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं या मुंह में टपका दिए जाते हैं ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा लल्ला सॉरी टीके क्यों और अब टीके क्यों, कब और कैसे लगाएं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो टीके क्यों लगवाए जाने चाहिए और कब और कैसे, ये सब देख लेते हैं वन बाय वन करके। बहुत से रोग रोगजनक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए अभी तक कोई ऐसी औषधि नहीं निकली जो शरीर को बिना कोई हानि पहुंचाए इन रोगजनक जीवाणुओं का नाश कर सके। अतः वैज्ञानिक ने ऐसे रोगों की चिकित्सा करने के बजाय इनसे बचने के लिए विधियां खोज निकाली। इनमें कुछ रोगों से बचने के लिए टीके, कुछ के लिए सुई, कुछ के लिए टिकिया और कुछ के लिए बूंदों के रूप में, शरबत के रूप में या मीठी गोलियों के रूप में, कैप्सूल आदि के रूप में दवाइयाँ दी जाती हैं। रोग विशेष के टीके लगवा लेने से रोग का भय कम रहता है ना। टीके लगाकर बच्चों में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है। यदि रोग हो भी जाता है तो यह घातक सिद्ध नहीं होता। अतः रोगों से बचने के लिए टीके जरूर लगवा लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट है टीके कब लगवाएं जाएं। टीके कब लगवाए जाएं, है ना। तो देख लेते हैं कि चेचक, डिप्थीरिया, पोलियो, कुकुर खांसी जैसे रोगों से अधिकतर बच्चे ही आक्रांत होते हैं। अतः रोग से बचाव के लिए उन्हें बचपन में ही टीका लगवा देना चाहिए या सुइयां लगवा देनी चाहिए। समय पर टीका लगवा देने से किसी भयंकर और जानलेवा रोग के होने का भय नहीं रहता। यदि रोग हो भी जाता है तो वह उतना भयानक सिद्ध नहीं होता और रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो 1 साल की आयु के अंदर चेचक, खसरा, क्षय, डिप्थीरिया, टिटनेस, है ना, कुकुर खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके या सुई बचपन में ही जरूर लग जाने चाहिए। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि टीके कब नहीं लगवाए जाएं। अभी हमने क्या पढ़ा है कि टीके कब लगवाने जाने चाहिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि टीके कब नहीं लगने चाहिए। तो देख लेते हैं कि टीके कब नहीं लगनी चाहिए। तो यदि बच्चों को बुखार है, खांसी है, दस्त है आदि होते हैं तो ऐसी अवस्था में टीका नहीं लगाना चाहिए जब तक कि बच्चा रोगमुक्त ना हो जाए। यदि किसी बच्चे के दाद, एक्जिमा आदि हो तो चेचक का टीका नहीं लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। चलिए चेचक का टीका। चेचक का टीका क्या होता है दोस्तों, चलिए इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह बाद से किसी भी समय टीका लगवाया जा सकता है। बच्चों को 1 साल की आयु होते होते कई टीके लगवाने पड़ते हैं। अतः टीके लगवाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। कम आयु में जब बच्चा उलट पलट नहीं सकता, टीका लगवाना सुविधाजनक होता है। टीका लगने के बाद बच्चों को प्रायः ज्वर हो जाता है यानी बुखार आ जाता है। जिस स्थान पर टीका लगाया जाता है वहाँ प्रायः फूल जाता है, वहाँ दाने निकल आते हैं और प्रायः वहाँ घाव भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में करवट बदलने पर टीके के स्थान पर चोट लग जाने का भय रहता है। टीके के स्थान को जल से बचाना चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि छाले फूटे नहीं। छाले फूटने पर डॉक्टर की राय से उपयुक्त मलहम का व्यवहार करना चाहिए, मतलब कोई एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए। चोट न लगने पर छाला स्वयं सूखकर गिर पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेष के चर्म में दाग पड़ जाता है। चेचक का टीका प्रत्येक 3 वर्ष पर या जब रोग फैल रहा हो तब जरूर लगवा लेना चाहिए। आगे का पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना। तो टैंप वाटर, सामान्य खारा पानी, डिस्टिल वाटर और एल। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामान्य खारा पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है। जन्म के समय, 6 माह के होने पर, 9 महीने के होने पर या 18 महीना के होने पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जन्म के समय।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? प्राथमिक, चतुर्थ, द्वितीयक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर ए, प्राथमिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी के टीकों का प्रकार? तो मृत टीका, तीन टीका, जीवित टीका, मिश्रित टीका। सही उत्तर के साथ चलेंगे दोस्तों, उत्तर नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? तो उसमें क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 18 महीने या 9 महीने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9 महीने में। ऑप्शन नंबर डी 9 महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? तो क्षय रोग, पोलियो, टाइफाइड एंड खसरा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक माँ 18 महीने के बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, निम्न में से उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी का टीका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। बीसीजी का टीका बाएं भुजा पर ही क्यों लगता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए अगला है। हिव वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन नहीं देखते हैं, चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर नंबर डी यानी ये सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित रहता है? यदि बच्चे को एड्स का इलाज चल रहा हो, ब्लड कैंसर हो तभी, और रक्तदान तथा ग्लामोग्लोब्लिन की चढ़ने के 3 माह के अंदर उपरोक्त सभी। तो अंतिम प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो इसी तरह बने रहिए आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर सुपर टीच, ताकि हमें आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 1983 के बाद स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 तैयार की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी स्वास्थ्य नीति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार तभी होगा जब उसके लिए अधिक वित्तीय और सामग्री संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि निर्धारित लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। तो उन्मूलन, उपलब्धि और उसके वर्ष देख लेते हैं ना। तो जैसे पहला है हमारा पोलियो और याज का उन्मूलन 2005, कुष्ठ रोग का उन्मूलन 2005, कालाजार उन्मूलन 2010, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन 2015, HIV एड्स की शून्य वृद्धि 2007, क्षय रोग, मलेरिया और अन्य वाहक तथा जल जन्म रोगों से होने वाली मौतें 50% की कमी 2010, अंधता को 0.5% तक घटाना 2010, IMR को घटाकर प्रति 1000 जन्म 30 तथा MSR को प्रति लाख 100 करना 2010, जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 20% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 75% पर लाना 2010, निगरानी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा और स्वास्थ्य सांख्यिकी एक समन्वित प्रणाली की स्थापना 2005, है ना। तो ये हैं इनके वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर किए जाने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.2% है, जिसमें जन स्वास्थ्य निवेश 0.9% है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय का लगभग 55% हिस्सा मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, एड्स, अंधता इत्यादि के नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। देश में प्रमुख रोगों की व्यापकता को देखते हुए उन्हें नियंत्रित करने का
प्रयास किए, है ना। आगे का पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आगे का पॉइंट है हमारा क्षय रोग, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। आगे देख लेते हैं, इसके डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ सरकार द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। जिला स्तरीय क्षय रोग कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षय रोग केंद्र अपने लिए एक कार्य प्रणाली यूनिट का निर्माण करता है, जिसका सर्वा जिला क्षय रोग अधिकारी होता है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य थे। आगे देख लेते हैं। क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की पहचान कर उन्हें उचित इलाज प्रदान कराना, है ना, उचित। फिर खा नंबर है क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की जनसंख्या स्तर में गिरावट पैदा करना, जिससे यह समाज में एक गंभीर नागरिक स्वास्थ्य समस्या बन जाए, है ना। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें 50% राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही क्षय रोग क्लिनिकों में रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। 1992 ईस्वी में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च 1997 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। तो हमने जो टीकाकरण का डिटेल है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पोलियो, हैजा, तपेदिक, क्षय रोग या कैंसर। तो हमारा पहला आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक यानी क्षय रोग, है ना। बीसीजी का टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो चेन्नई, नई दिल्ली, जबलपुर या हैदराबाद। तो सही आंसर होगा हमारा चेन्नई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग से प्रभावकारी है, मतलब किस रोग में प्रभावकारी है। तो देख लेते हैं, तपेदिक, कुष्ठ रोग, पोलियो, डेंगू ज्वर। तो सही आंसर होगा हमारा दोस्तों आंसर नंबर ए, तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, फ्लूओरिसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक, लोहा। तो सही उत्तर है हमारा दोस्तों आंसर नंबर 1, फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है। जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कवक से। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड में असरकारी दवा है क्या है। क्लोराफेनिकोल, ट्राइमेथेपिम, एम्पिसिलिन या ये सभी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा आंसर नंबर डी, ये सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य की कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य को होता है दोस्तों आंसर नंबर बी यानी हैजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है। यकृत, वक्र, हृदय या फेफड़ा। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ये, यकृत। विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है। तो 4 ऑप्शन है, हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस और तपेदिक। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या भोपाल। तो सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी, हैदराबाद। चलिए अगला देख लेते हैं। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है मुर्गा, चूहा, कुत्ता, बकरी। तो ऑप्शन नंबर बी, चूहा। प्लेग चूहा नामक बीमारी, चूहा से प्लेग नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1984, 1985, 1990, 1992। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला देख लेते हैं। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया। तो 4 ऑप्शन है, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया। तो सही आंसर के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेपेटाइटिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीकाकरण किस रोग में शामिल
नहीं किया गया। डीपीटी टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी यानी क्षय रोग। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? तो आपका 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 7। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा आंसर नंबर सी यानी 6। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है ना। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? तो 1994 को, जैसा आपने देखा है कि 1994 है ना, 1995, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, मई 1994, मई 1996। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिसंबर 1995। ठीक है। चलिए बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए आगे का देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? चलिए क्षय का टीका है ना, ये क्षय का टीका क्या है इसे देख लेते हैं। साधारण 1 माह की आयु से पूर्व ही बच्चों को बीसीजी तथा चेचक का टीका लगवा देना चाहिए, पर 3 माह की आयु में भी बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश उस आयु में टीका नहीं लग सका हो तो बाद में भी उपयुक्त जांच के बाद बीसीजी का टीका जरूर लगवा देना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस आदि के मिश्रित टीके है ना, देख लेते हैं क्या है। इन रोगों से बचाव के अलग अलग और इन तीनों के मिले टीके ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल एंटीजन के रूप में सुई द्वारा दिए जाते हैं। इस टीके की 3 सुइयां एक एक महीने के अंतर पर दी जाती हैं। सुई देने के बाद प्रायः हल्का बुखार भी हो जाता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए। बुखार स्वयं बिना दवा के छूट जाता है। जब कभी भी चोट लगने से जख्म हो जाए तब टिटनेस का टीका लगवा देना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एम और वैक्सीन। चलिए इसके बारे में क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। खसरा, जर्मन मिजल्स और कर्णफेर से बचाव के लिए उक्त वैक्सीन डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को लगवा देना चाहिए है ना। यह 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। इसका प्रभाव 10 से 15 साल तक रहता है। अगला देख लेते हैं। अगला टीका क्या है हमारा? खसरे का टीका। अगला टीका है हमारा खसरे का टीका। चलिए खसरे से बचने के लिए जन्म के 6 महीने के बाद शिशु को कभी भी इसके टीके लगवाए जा सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बच्चों को टीका लगाने से कोई खतरा नहीं रहता। अगला टॉपिक देख लेते हैं। टाइफाइड का टीका। टाइफाइड के टीके की पूरी खुराक बच्चों को एक बार दे दी जाती है, लेकिन बच्चों को देने के लिए खुराक को 2-3 हिस्सों में बांटकर सुइयां द्वारा दिया जाता है। सुई लगने पर बाह में सूजन और दर्द होता है। अक्सर इसके साथ ज्वर यानी बुखार, सिर दर्द और बेचैनी भी होती है, लेकिन ये सब लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। टाइफाइड के टीके का असर केवल 1 साल तक रहता है, अतः बीच बीच में इसे अवश्य लगवाते रहना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है पोलियो ड्रॉप्स। तो चलिए देख लेते हैं पोलियो ड्रॉप्स के बारे में। पोलियो एक भयंकर रोग है। इसमें बच्चों के अंगों में लकवा मार जाता है, अतः इससे बचाव के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स समय समय पर पिलवा देना चाहिए। बच्चे की आयु 2 माह होते ही ड्रॉप्स आरंभ कर देना चाहिए और 6 से 8 सप्ताह के अंतराल में 3 बार पिलाना चाहिए। इसके बाद हर साल पोलियो का बूस्टर डोज दिलाना चाहिए। इसे 5 साल तक दिलाते रहना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? टीका कहाँ लगवाना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी तो हमने ये देखा कि क्या कैसे, अब कहाँ लगवाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हैजा, चेचक आदि के टीके नगर पालिका या गांव में जिला परिषद की ओर से मुफ्त लगाए दिए जाते हैं। महामारी के रूप में फैलने पर टीका देने वाले घर घर जाकर हैजे की सुई और चेचक के टीके लगा देते हैं। ट्रिपल वैक्सीन आदि की सुइयां दवा बेचने वालों के यहाँ मिलती है। डॉक्टरों की सलाह से इन्हें समय पर सुयोग कंपाउंडर या डॉक्टर से लगवा लेना चाहिए। किसी किसी शहर में कभी कभी डॉक्टरों की संस्थाओं द्वारा पोलियो की दवा मुफ्त दी जाती है। जब कभी ऐसा सुअवसर मिले तो इसे चूकना नहीं चाहिए। रोग होने पर इलाज कराने की अपेक्षा टीका लगवाकर रोग से बचने में ही बुद्धिमानी है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। टीके के नाम
आरंभिक टीके और दोबारा लगाने की अवधि। पहला है BCG का टीका 1 से 3 महीने तक और 10 वर्ष की आयु में। बड़ी माता 1 से 6 महीने तक प्रत्येक 3 साल बाद। DPT ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, टिटनेस तथा कुकुर खांसी का टीका जन्म से 2 महीने बाद 3 इंजेक्शन दें, जिनके मध्य अंतर 4 से 8 हफ्ते तक। पहला इंजेक्शन 1.5 साल में, दूसरा इंजेक्शन 5 साल की आयु में। चलिए अगला देख लेते हैं। पोलियो पिलाने की बूंद जन्म के 2 सप्ताह बाद 2 से 4 खुराक देनी चाहिए। 2 खुराकों के बीच 4 से 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष, है ना। अगला देख लेते हैं। टाइफाइड 2 वर्ष की अवस्था से शुरू करें, 1 महीने के अंतर पर 2 खुराकें दी जाती है हर दूसरे साल। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो वर्ष 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं के वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए व्यापक ढांचों को तैयार किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 1983 के बाद आगे देख लेते हैं। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, DANIDATFID, USAID, GDF और GFTATM की सहायता से देश में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 500 जिलों इकाइयों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इलाज का औसत 84% रहता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्षय रोग नियंत्रण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए सन 2005 तक पूरे देश को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था, है ना। आगे देख लेते हैं। पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो जो है, पोलियो एक ऐसा रोग है जो लोगों को विकलांग बनाकर उन्हें जिंदगी भर के लिए असमान बना देता है। बचपन में होने वाली इस बीमारी आमतौर पर टांगों का विकास रुक जाता है और वह छोटी व पतली रह जाती है। यह बीमारी पोलियोमाइलाइटिस नामक वायरस से होता है। आगे देख लेते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम सबसे पहले 1994-95 ईस्वी में प्रयोग के तौर पर दिल्ली में शुरू किया गया था। दिल्ली में पल्स पोलियो को मिले समर्थन से उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को 1995-96 में पूरे भारत में इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि पहाड़ी, रेगिस्तानी, द्वीपीय, जंगली अथवा किसी भी दूर दराज के इलाकों में कोई भी बच्चा पल्स पोलियो वैक्सीन पाने से वंचित ना रहे। यह कार्यक्रम अभी चालू रहेगा। पोलियो रोगी को वैक्सीन के अंतर्गत सॉबिन कैप वैक्सीन की 2 बूंद खुराक मुंह के माध्यम से तथा साल्क वैक्सीन की खुराक इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। पोलियो उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे इस व्यापक अभियान के परिणाम स्वरूप पोलियो का काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ। तो चलिए देख लेते हैं। 5 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण हेतु समयबद्ध रूप से लक्षित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत वर्ष 2020 तक देश के 90% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चों को आवश्यक 7 टीके लगाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। अगला देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष का अनावरण 25 दिसंबर 2014 को प्रथम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके प्रथम चरण का पहला दौर देश के सभी राज्यों के 2201 उच्च प्राथमिकता जिलों में से 7 अप्रैल 2015 स्वास्थ्य दिवस में 1 सप्ताह से अधिक समय के लिए चलाया गया था। तत्पश्चात इसके 3 और दौर मई, जून एवं जुलाई 2015 से 7 में 7 तारीख से 1 सप्ताह से अधिक समय तक क्रियान्वित हुए थे। मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण में देश के 352 जिलों को चयनित किया गया।
जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता जिले, उत्तर पूर्वी राज्यों के 33 जिले तथा प्रथम चरण के 40 जिले शामिल हैं, जिनमें टीकाकरण से छूटे गए बच्चों की एक बड़ी संख्या का पता चलता है। इस चरण में 2 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं का 7 टीका निवारणीय रोगों से प्रतिरक्षा क्षति हेतु पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। विशिष्ट तथ्य पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में जहां 2009 में 61 बच्चों का टीकाकरण हुआ था, वहीं वर्ष 2013 में बच्चों में टीकाकरण कवरेज बढ़कर 65% के स्तर पर ही पहुंचा, जा मात्र 1% की वार्षिक कवरेज वृद्धि दर्शाता है। इसे देखते हुए वर्ष 2020 तक बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज को प्राप्त करने के लिए इसमें 5% और अधिक त्वरित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु मिशन मोड में इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया गया। इसके माध्यम से 65% के कवरेज को 90% से ऊपर तक पहुंचाने का लक्ष्य है तथा इसमें भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया। इसके तहत लगभग 33 राज्यों व 416 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों को चिन्हित कर 3 करोड़ महिलाएं व 2.5 करोड़ बच्चों को युद्ध स्तर पर टीकाकरण करके उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।